हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डे 16 ऑफ जीएनजी सीरीज गाइस। आज हम लोग गाइस एक नई यूनिट शुरू करने वाले हैं हमारे डे 16 में, विच इज टाइम बेस्ड डेटा। तो छोटी सी यूनिट है ये, 5 नंबर के आसपास आई थिंक ये आती है। बहुत छोटी सी यूनिट है और कुछ पर्टिकुलर टाइप के इसमें सवाल हैं। सारी टाइप्स आज हम देख लेंगे और इसी वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर यूनिट को हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इसमें पढ़नी है। चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग टाइम बेस्ड डेटा को। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, बहुत लिमिटेड सा सिलेबस है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है बेसिकली। तो अभी जो हमने पीछे भी सारा पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके वो सब स्टैटिस्टिक्स ही चल रहा था। ये लास्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। इसमें हम लोग टाइम सीरीज का मतलब समझेंगे, कंपोनेंट समझेंगे और कैसे ट्रेंड को निकाला जाता है वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम लोग को समझनी है बेटा, वो क्या समझनी है? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज क्या होता है? बेसिकली टाइम सीरीज ना एक पर्टिकुलर वेरिएबल, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं बारिश कितनी पड़ी उसको एनालाइज कर रहा हूं, या फिर मेरे पर्टिकुलर आज दिन में कितने प्रोडक्टिव आवर्स रहे मैं उसको एनालाइज कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑन टाइम के बाद किसी वेरिएबल के चेंज को जब हम देखते हैं तो वो पर्टिकुलर एक टाइम सीरीज कहलाती है। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैं स्टडी कर रहा हूं कि मेरी एनुअल रेनफॉल कितनी हो रही है। तो मैंने इस साल देखी, ये पर्टिकुलर नंबर आया, अगले साल देखी कुछ और आया, ऐसे ऐसे करते मैंने 5 सालों तक देखी। तो वो जो मैं टेबल बनाऊंगा ना, जिसमें मैं ईयर्स को मेंशन करूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपनी रेनफॉल को मेंशन करूंगा जो हुई है साल भर में, वो मेरी एक टाइम सीरीज कहलाएगी। सो अ टाइम सीरीज इज अ sequentially recorded numerical data point for a given variable arranged in successive order to track variation। पर्पस क्या है बेटा टाइम सीरीज को पढ़ने का? हम लोग ना ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखो आप हो या मैं हूं, हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम फोरकास्टिंग कर पाए। आप टेस्ट देते हैं, राइट? तो अगर मान लीजिए आपको ये पता चल जाए कि आपके पिछले 8 महीनों में टेस्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, अप्रैल मई जून जुलाई इन सब में आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं, प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए हैं, तो क्या एक रफ आइडिया लगाया जा सकता है कि आप बोर्ड्स में कैसा परफॉर्म करोगे? क्या ये भी एक तरह की टाइम सीरीज है कि अप्रैल मंथ के टेस्ट के मार्क्स, फिर मई के, फिर आगे जून के, फिर जुलाई के, फिर अगस्त के और अल्टीमेटली प्री बोर्ड्स तक के टेस्ट के मार्क्स? ये एक टाइम सीरीज है। तो अगर मैं प्री बोर्ड तक की टाइम सीरीज बनाऊं तो बेसिकली इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग प्रयास करना चाहते हैं सिंपल शब्दों में कि अगर मुझे पहले टेस्ट से लेके प्री बोर्ड के टेस्ट के मार्क्स मिल जाएं तो मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर पाऊं कि पैटर्न क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है स्कोर या नीचे जा रहा है, और अगर मेरा बोर्ड एग्जाम आएगा तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं मार्क्स की किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की। तो इस एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को। सो बेसिकली वही लिखा हुआ है बेटा, एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एनी बिजनेस और इकोनॉमी मॉडल इज प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। भाई फ्यूचर का फोरकास्टिंग कर रहे हैं। टेस्ट के मार्क्स हैं, वैसे ही बिजनेस के जो नंबर्स होते हैं, रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, अगर एक पर्टिकुलर समय तक का मिल जाए तो ट्रेंड दिखने लगता है कि यार बढ़ रहा है, ओवरऑल घट रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग बजटिंग करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं कि अगले साल कैसा रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर? Time series analysis is useful in analyzing how a given asset, security और economic variable changes over a period of time। तो change को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कैसे चेंज हो रही हैं चीजें। These series also help to see how a business or economic variable change over a period of time। It gives an insight on how changes associated with chosen data point compared to changes with other variable over the same period of time। तो मोटा मोटा बेटा वही है जो आपको समझना है कि बदलाव को पढ़ के फोरकास्टिंग का प्रयास। चलो बेटा, टाइम सीरीज आई होप आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इसके ना बेटा 4 कंपोनेंट होते हैं टाइम सीरीज के। जब भी हम लोग टाइम सीरीज बनाते हैं तो कुछ पड़ाव होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। तो वो 4 कंपोनेंट कौन कौन से, उन पड़ाव को समझ लो। सबसे पहला है सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट। इसको हम लोग ट्रेंड सीरीज भी कहते हैं। 1 मार्क्स का एमसीक्यू यहां से बन सकता है। ट्रेंड सीरीज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट आना चाहिए, या फिर वाइस वर्सा पूछे कि सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। ये क्या करता है, इसका ये ऐसा कंपोनेंट है जो हमें क्या दिखाता है, ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म में क्या ट्रेंड आ रहा है। यानी कि एक लंबे समय तक अगर हम टाइम सीरीज बना रहे हैं तो ये कंपोनेंट दिखाता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या आया, बढ़ता हुआ आ रहा है, बिल्कुल स्टीप बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या है ओवरऑल लॉन्ग टर्म की पिक्चर, वो हमें ये चीज बताता है। अगला आपका कंपोनेंट है बेटा सीजनल कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट बेसिकली क्या है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग ट्रेंड को ऑब्जर्व करते हैं, और शॉर्ट पीरियड के लिए सीजनल कंपोनेंट में हम लोग ये पाएंगे कि जो सीजनल नेचर के वेरिएशंस है उसको ये बेसिकली कंपोनेंट बिलोंग करता है। यानी कि
When a time series captures the periodic variability in the data, capturing the regular pattern of variability within 1 year period. इसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे हम लोगों के सर्दियों के कपड़ों की डिमांड होती है, या फिर घरों में गाजर के हलवे की डिमांड होती है, वो सर्दियों में बढ़ जाती है, राइट, सीजनल नेचर की है। तो वो जो सीजनल नेचर को दर्शाता है ना, वो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट दर्शाता है, सीजनल कंपोनेंट, ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दिस यूज्ड टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज विद इन 1 year पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड आप याद रखना सीजनल के लिए। साइक्लिकल कंपोनेंट बेसिकली क्या है बेटा? साइक्लिकल कंपोनेंट, पहली बात आपको याद रखनी है कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग देखते हैं। दूसरा, साइक्लिकल कंपोनेंट एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, आप जीरो से शुरू हुए, ठीक है, बिजनेस में आप जहां जीरो से शुरू हुए, उसके बाद आपका नेगेटिव चला गया या फिर पॉजिटिव चला गया, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है, एकदम से कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी हुआ, फिर थोड़ा नीचे डिप करने लगा, नीचे डिप करने लगा, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, चल रहे हैं, ये समय के साथ हम डेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वापस से नीचे से डूबता डूबता फिर से आपने जहां से शुरू करा था वहां पहुंच गया, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई बेटा। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो हम साइकिल ऑब्जर्व करते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न की या ट्रेंड की, वो ये साइक्लिकल कंपोनेंट हम लोगों को दिखाता है। तो ये शो करता है ऑसिलेटरी मूवमेंट वेयर अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मोर देन अ ईयर। ऑसिलेटरी का मतलब अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, तो ऑसिलेशन हो रहा है बेसिकली, समझ रहे हो? तो लॉन्ग पीरियड के लिए है, देखो सीजनल और ये आपको सिमिलर लग सकते हैं, फर्क याद रखना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए है। और साइक्लिकल अप डाउन, अप डाउन, सीजनल के केस में सीजन बेस्ड है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो चीज हो रही है, फिर सीजन चला गया तो फिर अगले सीजन में आएगा, राइट। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। एक कंपोनेंट होता है टाइम सीरीज का इर्रेगुलर कंपोनेंट। ये बेसिकली जो कंपोनेंट है, ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इर्रेगुलरिटीज या अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपका टाइम सीरीज आपने एक बनाया और उसके अंदर आप डेटा को लिख रहे हो विद सक्सेसिव टाइम पीरियड्स 2001, 2002, 2003, एकदम से बाढ़ आ जाए, या फिर अब जैसे कोविड-19 का हमारा सिनेरियो हुआ था, तो एकदम से टाइम सीरीज चेंज हो गई होगी, जो पीछे से डेटा रिकॉर्ड होता आ रहा होगा, कोविड के समय पर सारे धंधे, सारे बिजनेस हम लोगों के बिल्कुल एक बार के लिए तो जीरो चले गए थे। तो वो जो इरेगुलरिटी आई ना, वो ट्रेंड का हिस्सा तो नहीं है, वो एक एबनॉर्मेलिटी है, वो एक टेम्परेरी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस की वजह से आई थी। तो ये कंपोनेंट, इरेगुलर कंपोनेंट, टाइम सीरीज के उसी पार्ट को दिखाता है बेटा। आई होप तेरे को ये चारों के चारों कंपोनेंट क्लियर हो गए हैं। यहां से एमसीक्यू बनता है, बहुत अच्छे से समझ लियो और इसकी लैंग्वेज तू अच्छे से पढ़ लियो। चल बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर। तो इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई कि इस चैप्टर का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि समय के साथ जो चीजें बदल रही हैं, ईयर ऑन ईयर या मंथ ऑन मंथ या डे ऑन डे, वो मैं निकालता हूं। उसे देखकर मैं एक ट्रेंड ऑब्जर्व करता हूं कि क्या ओवरऑल ट्रेंड आ रहा है, और उस ट्रेंड के बेसिस पे मैं प्रिडिक्शन करने का प्रयास करता हूं कि नेक्स्ट अगले साल क्या हो सकता है। ये मेरा मुद्दा है। तो बेसिकली उसके बाद बेटा जो हम लोग दो मेथड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अभी तक मैंने आपको समझाया क्या होता है टाइम सीरीज। अब अगला सवाल जो आपका बनता है कि जो आपने बताया सर ट्रेंड को देखना है, इसे देखेंगे कैसे, इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? तो वैसे तो चार तरह के मेथड्स आपके सीबीएसई मटेरियल में नाम लिखे हुए हैं, ग्राफिकल, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, और एक और लिखा हुआ है, बट आपके सिलेबस में कैलकुलेशन सिर्फ दो मेथड्स की है, विच इज मेथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। नाम याद रखना, दो तरह के, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन दोनों मेथड्स का काम क्या है? आपको ट्रेंड का पता करके देना। दोनों का मतलब थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशंस, लेकिन मुद्दा वही है कि टाइम सीरीज में ट्रेंड पता करने के लिए ये दो मेथड्स यूज होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, दैट इज मूविंग एवरेज मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको भी कंपोनेंट्स पढ़ाए ना, साइक्लिकल, इरेगुलर और आपका सीजनल, ये उन सभी कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करते हुए आपको एक सेकुलर ट्रेंड दिखाता है। This method is used to draw smooth curve for a time series data. It is mostly used in eliminating the seasonal variation. Moving method average help to establish a trend line by eliminating cyclical, seasonal and random variations. तो basically आप इसको ऐसे समझो कि मैंने एक ग्राफ बनाया, टाइम सीरीज बनाई, उसमें ग्राफ देखो ये गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर एकदम से कोविड आ गया, बिल्कुल नीचे चला गया, फिर ऊपर गया। तो ये जो ओवरऑल में अगर एक इमेजिनरी लाइन खींच दूं ना बेटा, तो वो देखो बहुत नीचे का डिप और बहुत ऊपर जाने वाले डिप्स को इग्नोर करके एक ओवरऑल एवरेज लाइन दे देगा। बेसिकली वही कहना चाह रहा है। अब जो बिल्कुल नीचे गया इर्रेगुलर कंपोनेंट है, साइक्लिकल में ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो उसके बीच में से अगर एक
एलिमिनेटरी, एक बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल लाइन खींचते हैं जो हमें ट्रेंड बता दे, तो क्या वो सब कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे? कॉन्सेप्चुअली समझा तो वही ये कहना चाह रहा है कि ये वो सब कंपोनेंट्स को इग्नोर करके, एलिमिनेट करके, जो रियल ट्रेंड आ रहा है डेटा का एक टाइम सीरीज का, वो बताता है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो इसका सवाल कैसे करने हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। दो तरह के बेटा इसमें केस बनते हैं, मैं तेरे को दोनों ही केसेस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ये कैलकुलेशंस ना करनी पड़े तो मैं लिख के लाया हूं, बहुत चंपू कैलकुलेशन है बट मेरा एक्सप्लेनेशन का काम है, इसलिए मैं ये पहले ही लिख के लाया हूं। तू मेरे से वैसे ही समझ ले कि तेरे को सवाल किस तरह के आएंगे। तो बेसिकली हम लोग टाइम सीरीज पढ़ रहे हैं अभी तक, जितना मेरे सभी बच्चों को क्लैरिटी है उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस बता दी। अब हम लोग ट्रेंड प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। ट्रेंड प्रिडिक्शन हम लोग करना चाहते हैं, और उसके अंदर मैंने आपको बोला कि इस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई टाइम सीरीज है, वो ये ऐसे जा रही है, तो कोई एक पर्टिकुलर इमेजिनरी अगर आप ट्रेंड बता पाओ तो वो हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि डेटा का जो सार है वो कह क्या रहा है, कंक्लूजन, समझ रहे हो? कंक्लूजन पर हम लोग आना चाहते हैं ताकि इस ट्रेंड को देख के मैं अगली वैल्यू जो मुझे नहीं पता वो भी प्रिडिक्ट कर पाऊं, ठीक है? ट्रेंड प्रिडिक्शन के मैंने आपको दो मेथड बताए जो आपके सिलेबस में है। क्या क्या? एक तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो मेथड को एम लिख रहा हूं, ओ को ऑफ को ओ लिख रहा हूं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। समझ ले ध्यान से कि क्या मतलब है। दोनों मेथड्स का थोड़ा थोड़ा तेरे को साथ साथ बताता चल रहा हूं। यहां पर हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की, इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन निकालने का प्रयास करते हैं। जो मैंने ये चार्ट बनाया ना बेटा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं ना, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का हम प्रयास करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में, और उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन करते हैं। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में हम कोई इक्वेशन नहीं निकालते, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हम लोग एवरेजेस की हेल्प से जो ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। समझा क्या तू? यहां पर एवरेजेस और यहां पर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। तो एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि यहां पर मैं रफ इनके एवरेजेस लेके कैलकुलेशंस कर रहा हूं, और दूसरी तरफ बोल रहा हूं ये जो मैंने लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन ही मैं निकाल लूंगा डेटा की हेल्प से। तो दो मेथड्स में तेरे को ये दो चीजें समझनी है, ठीक है? यहां पर दो केसेस तेरे बनते हैं, ठीक है? एक तो ऑड वाला केस जब आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात करेगा, 5 ईयर मूविंग एवरेज की बात करेगा, ठीक है? 3, 5 इस तरह से। और एक इवन वाला केस होता है बेटा जहां पर वो 2 ईयर मूविंग एवरेज की बात कर सकता है, 4 की कर सकता है, 6 की कर सकता है, कर तो देख कितने की भी सकता है। मेरे को उम्मीद है या तो 3 का पूछा जा सकता है तेरे से या 4 का, ज्यादा इन दोनों की ज्यादा उम्मीद रहती है, ठीक है? तो ये तुझे समझना है। दो केस, दो तरह के सवाल, तेरा ये मेथड खत्म, इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं इस तरह बात करूं तो यहां पर भी दो केसेस, तीन केसेस बनते हैं बेसिकली। पहला तो जब ऑड डेटा सीरीज हो, जब डेटा जो हो टोटल क्वांटिटी में जो ईयर्स हो, तो 2001, 2 और 3, तीन ही हो गए ना, तो ये ऑड हो गया। तो ऑड डेटा में कैसे सॉल्व करना है, इवन डेटा में कैसे सॉल्व करना है, और एक स्पेशल केस होता है, फिलहाल लिख ले, डेल्टा एक्स बराबर 0 हो, 0 ना हो तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? बाद में समझाऊंगा क्या मतलब है डेल्टा एक्स का। तो ये तीन है, तो भाई तीन सवाल ये और दो ये, 5 सवाल अगर मैंने तुझे करा दिए और तू समझ गया, उसके अलावा सब सवाल एक जैसे हैं, तुझे ये 5 समझ में आने चाहिए, बाकी सब दुनिया के सवाल तेरे सीबीएसई बोर्ड के अप्लाइड मैथ्स के इस चैप्टर के निकल जाएंगे बेटा, ठीक है? तो चल फटाफट से समझना शुरू कर। पहला टाइप मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज का तू पहला टाइप समझना शुरू कर, विच इज 3 ईयर मूविंग एवरेज। पहले मैं तेरे को रफ नंबर्स में सिखा रहा हूं, आसान नंबर्स में, फिर मैं तेरे को एक्चुअल डेटा के साथ वेरीफाई कराऊंगा क्या सिखाया मैंने। 3 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान से समझ। मान ले कोई डेटाबेस है, ठीक है? मान ले एक्स की वैल्यूज हैं, ठीक है? किसी पर्टिकुलर टाइम सीरीज की, ये ईयर्स हैं, तो ईयर्स को मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूं, कुछ ईयर्स हैं बढ़ते हुए, और एक्स की वैल्यूज हैं। क्या वैल्यूज हैं? 1, 2, 3, 2, 1। तो क्या कैलकुलेट करना होता है मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में? मैं एक बार के लिए ईयर्स हटा रहा हूं, तेरे को ये क्वांटिटीज हैं, तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में कैसे कैलकुलेशंस करना है? 3 ईयर मूविंग एवरेज लेने को बोल रहा है। 3 ईयर का मतलब तीन तीन क्वांटिटीज उठाओ एक साथ। तो तू क्या कर, सबसे पहले निकाल तू 3 ईयर मूविंग
सम, 3 ईयर मूविंग सम तू कैलकुलेट कर। कैसे कैलकुलेट करेगा बेटा? शुरू के 3 उठा ले, 1 + 2 + 3, और उसको सेंटर वाले के आगे लिख दे। तो 1 + 2 + 3 मैंने 2 के आगे लिख दिया, तो डायरेक्टली लिख दूं 3 2 3 और 3 6। ठीक है बेटा, पहले पर डैश लगा दे। उसके बाद अब तूने ये 3 उठा लिए, अब तू क्या कर, ऊपर वाले को छोड़ दे और अगले 3 उठा ले, यानी कि 2 3 2, और उसको नेक्स्ट वाले के आगे लिख दे। तो 2 + 3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, अब तू इसको इग्नोर कर और लास्ट के 3 उठा ले, 3 + 2 + 1, और इसको इसके आगे लिख दे, 3 + 2 + 1। तो कितना हो जाएगा बेटा, 6। और उसके बाद तो बचेंगे नहीं, 3 3 के पेयर बनाने कंपलसरी है 3 ईयर मूविंग एवरेज में, तो फिर तो लास्ट के 2 ही बचेंगे, इसे हटाऊंगा, तो यहाँ पे तुझे डैश लिखना है। यहां तक आई होप तेरे को सम लिखना क्लियर आया। अब वो 5 ईयर मूविंग एवरेज बोलता, 7 बोलता, तो तुझे 5 5 उठाने हैं बेटा, और 5 बोलता तो बस सेंटर वाले के आगे 3 के आगे पांचों का सम लिख देता, और कोई 5 एक साथ उठ नहीं सकते अगर ऊपर वाला छोड़ेगा। राइट, तू समझ रहा है कैसे करना है? तूने पहले 3 ईयर मूविंग सम लिखा बेटा, आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं। उसके बाद अब तुझे निकालना है 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 ईयर मूविंग एवरेज। वो कैसे निकलेगा बेटा? 3 ईयर मूविंग एवरेज तूने सम निकाल लिया ना, अब यहां डैश है तो डैश रहने दे। अब जो तूने सम निकाला है उसको तू 3 से डिवाइड कर दे, एवरेज, एवरेज 7/3 लिख ले, वट एवर जो भी कैलकुलेट होकर आएगा यहां लिख लियो, और फिर अगेन 6/3 दैट इज 2। तेरे को समझ में आ गया? बस इतना ही था, यही चंपू सा प्रोसीजर है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत सरल चैप्टर है। तेरे को समझ में आया? वो इस तरह के नंबर्स तेरे को दे दे, अब कॉम्प्लिकेटेड दे दे, प्रोसेस तो नहीं बदलेगा, टोटल कर, एक एक घटाता चल, एक एक बढ़ाता चल लास्ट तक, और सेंटर में उनके लिखता चल, और लास्ट में 3 ईयर मूविंग एवरेज है ना, एवरेज की बात हो रही है, 3 क्वांटिटी का सम लिया तो 3 से डिवाइड भी करेगा, डिवाइड कर लिख दे। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? दिस इज द केस जहां पर तेरी जो एंट्रीज है, बेसिकली जो तू मूविंग एवरेज निकालना चाहता है, वो तो ऑड वाले केस में निकाल रहा है, 3 5 7। तो उस तरह से ये प्रोसेस फॉलो होता है, और तेरे को ये समझ में आना चाहिए, इसी तरह से तुझे भी करना होगा। मैं अभी तेरे को क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन दिखाने से पहले, या एक काम कर, पहले क्वेश्चन दिखाता हूं ऑड का, फिर मैं इवन वाले केस पर आता हूं। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, सवाल देखो, calculate the 3 year moving average for the loans issued by cooperative bank for farmers in different states based on values given below। तो कोई cooperative banks हैं, उसके हर ईयर वाइज उसने कितना लोन इशू करा बैंक ने, वो लिखा हुआ है, ठीक है? और तेरे से क्या बोल रहा है, 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालो। तो बेटा देख क्या हुआ, मैंने कहा था ना ईयर्स लिखे जाएंगे, ईयर्स से कोई मतलब नहीं, लोन अमाउंट लिख दिए, जैसे वहां पर हमने 1 2 3 वगैरह लिखा था, शुरू के 3 उठाए, उनका टोटल करा, और सेंटर वाले के आगे लिख दिया, ऊपर डैश। जायज बात? जायज बात बेटा, यही मैंने तुझे सिखाया। अब ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स में मैं यहाँ कैलकुलेशन करता रह जाता और तुझे कॉन्सेप्ट ना समझा पाता, इसलिए मैं लिख कर ले आया कि भाई बच्चे को सिखाना है करना कैसे है। ये गुना भाग तो तू कर लेगा मेरा बेटा, ठीक है? तो समझ, तो भाई ये 3 उठाए और उसका सम यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे अगला लिखने के लिए, इसको हटा दो और इन 3 को उठा लो और इसके सामने लिख दो, तो इन 3 का जो सम है वो तेरा ये हो गया। फिर क्या करोगे, इसको हटाओ, अगले 3 ले लो और उनके बीच में लिख दो, तो ये इन 3 का सम। फिर अगला हटाओ, अगले 3 में लिखो और उसके सेंटर में लिख दो। ये करते करते बेटा लास्ट तक आना है, और जब इन तीनों का सम लोगे आप तो वो उसके आगे लिख दोगे। फिर हटाने के बाद 2 ही वैल्यूज बच रही हैं, तो 2 का सम नहीं ले सकते। 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात हो रही है। समझ आया क्या? समझ आया क्या? आई होप तेरे को ये सारी कहानी समझ आई जैसे मैंने तेरे को बताया था, ठीक है? एक बार तूने मूविंग टोटल लिख लिया, फिर मूविंग एवरेज में कुछ नहीं है। 3 ईयर मूविंग एवरेज की बात कर रहा है ना, 3 ईयर 3 ईयर, तो भाई एवरेज में तो अगर 3 क्वांटिटीज का सम लिया है तो 3 से डिवाइड करने पड़ेगा सबको। तो इसको बाय 3 कर, ये आ गया, इसको बाय 3 कर, ये आ गया, इसको बाय 3 कर, ये आ गया। बस इतना ही करना था बेटा, तेरी झोली में 3 4 नंबर भी आ गए इतना करने से। बता क्या है इसमें, है नहीं बच्चों का खेल? तो समझ में आया क्या? बेसिकली जब हमने 3 ईयर का एक साथ डेटा लिया ना, तो हम लोग के जो ऊपर नीचे के पैटर्न थे ना, वो 3 ईयर के एवरेजेस पे आ गए, तो मैं ट्रेंड बेहतर बता पाऊंगा। अब तू कॉन्सेप्चुअली समझ कि ये क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है? वैसे कोई पूछेगा नहीं बेटा,
पर जीवन में पता तो होना चाहिए कि सर ने क्या पढ़ाया था और ढंग से बताया था कि चीजें क्यों पढ़नी है और क्या पर्पस है। सवाल तो तू निकाल लेगा, पर हम लोगों को अपने जीवन में पढ़ने के लिए पढ़ना है बेटा, सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना। ठीक है, ये सब पढ़ाया जा रहा है ताकि तू जीवन में इसे यूज कर पाए, अगर तेरे को जरूरत पड़े तो एक समझदार इंसान बने। ठीक है, तो जीवन में पढ़ाई करना दोनों पर्पज से, सीखने के पर्पज से पहले, मार्क्स तो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो आई होप ये पैटर्न तुझे क्लियर हुआ। मैं समझाना चाह रहा था कि मूविंग टोटल एवरेज मेथड से या मूविंग एवरेज मेथड से कैसे ट्रेंड आ रहा है। बेटा अगर मैं इंडिविजुअल एंट्रीज को प्लॉट करूंगा तो कोई ऊपर जाएगी, नीचे, ऊपर नीचे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मैंने कहा बेटा अगर मैं तीन तीन एंट्रीज एक साथ उठाऊंगा और उनके एवरेजेस उठाऊंगा, तो जो ऊपर नीचे ऊपर का एक 3 का एवरेज है वो एक ढंग का नंबर आएगा, और ज्यादा तीन तीन उठाएगा तो ढंग का नंबर आएगा। फिर एक ट्रेंड लाइन बनाना सरल हो जाएगा, क्योंकि अब तीन तीन के कंक्लूजन का एक नंबर उठा रहे हैं हम। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये भी हुआ, तेरी किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता है और तुझे भी ये फील आएगा कि अगर ज्यादा ईयर मूविंग एवरेज लोगे, ज्यादा ईयर मूविंग एवरेज लोगे तो क्या बता, ज्यादा डेटा एक साथ कंक्लूड कर रहा है, तो 5 उठा ले, 7 उठा ले, 7 एंट्रीज एक साथ, तो तू ज्यादा डेटा का एक एवरेज लिख रहा है। तो उससे क्या होगा, सोचियो इस बारे में। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, सोच के कमेंट में लिखना। ठीक है, कोई नहीं पूछेगा, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए तुझे दिया। ठीक है, अगर तू कहीं पढ़ रहा है तो उनसे भी डिस्कस करना है। चलो हम फिलहाल वापस आते हैं पेपर वाले पैटर्न पे, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ये प्रॉपर तेरे को क्लियर हो गया क्या ओल्ड वाला? आगे बढ़ू, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, आई थिंक इजी था। तो ये इस तरह का सवाल आए, कुछ भी डेटा दे बेटा, 3 ईयर मूविंग एवरेज लिखे तू कर दियो, 5 ईयर लिखे तो 5 5 के जोड़े बता और सेंटर वाले के आगे लिखता चला जा, फिर भाग देते 5 से, 3 की जगह 5 से डिवाइड कर दे, तेरा काम हो जाएगा। इतना ही था बेटा ओड वाला केस। अब कोई भी ओड वाला आए तो कर लेगा। अब इवन वाला केस समझो। अब बेटा इवन वाला केस समझो, क्या करना है देख, कैसे क्वेश्चन आता है, कंप्यूट द ट्रेंड्स बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज अज्यूमिंग दैट 4 ईयर साइकिल इज प्रेजेंट। एवरेज जो मेथड यूज करना है वो भी बता दिया, और 4 ईयर साइकिल प्रेजेंट है वो भी बता दिया। तो देख कुछ इस तरह से डेटा बनता है। कैसे बनता है, वही सारा डेटा लिखा जो यहां था और उसका इंडेक्स नंबर कॉरेस्पॉन्डिंगली आगे लिख दिए। ठीक है, जगह छोड़ छोड़कर यहां पर लिखना ये बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि इवन केस में ना सेंटर पॉइंट नहीं होता। मानिए कि अगर मैं 4 एंट्रीज उठा रहा हूं तो 3 एंट्री के केस में तो बीच वाला सेंटर, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन इवन वाले केस में ना 4 में से सेंटर कैसे लूं मैं बेटा, 4 में से सेंटर लेना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बेसिकली क्या करता हूं, जो मेरे 2 नंबर्स है ना, प्रोसेस तो सेम है, प्रोसेस नहीं बदलेगा बहुत ज्यादा, प्रोसेस बेटा बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। लेकिन एक चीज तो ये मुझे दिखानी है यहाँ पे, फिर मैं तेरे कोरे कागज पे तो ये सब समझा देता हूँ करना क्या है। देख यहाँ पर भाई, अगर तो एंट्रीज जो थी आपकी, एक सेकंड दे, अगर एंट्रीज ऑड थी, ऐसे थी 1 2 3 4 और 3 3 उठाने थे फॉर एग्जांपल, तो तू क्या कर रहा था, 3 उठाए और सेंटर वाले के आगे लिख दिया। अब मैं तुझे कह रहा हूं कि 4 4 उठाने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब मान ले 4 उठाऊं तो भाई सेंटर कहां से लाऊं, सेंटर ना ये है ना ये है, इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर होगा। तो इसीलिए देख उन्होंने क्या करा, बीच में ना स्पेस छोड़ रखी है, ताकि जो ये 2 क्वांटिटीज हैं, ये और ये, इन दोनों के सेंटर वाली जो स्पेस है वहां लिखा 4 का सम। करना वही है, लेकिन इवन वाले केस में याद रखियो कि एक एक स्पेस छोड़ के चलियो, कैलकुलेशन तेरी हैफजार्ड नहीं बनेगी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, 4 उठाए तो ना 2 के आगे लिखा ना 3 के आगे लिखा, इसके बीच में एक एक्स्ट्रा डब्बा बनाया और यहां लिखा। बस इतना समझाना था, स्पेस छोड़ के चलियो इवन में। बाकी अब तू मेरी प्रोसेस सुन ले, कहानी सुन ले और तुझे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तू आजा जरा सा देख ले, एक बार एक नजर करनी हो तो फिर मैं अपने आप तेरे को तरीके से सब कुछ बता देता हूं। ठीक है जी, ठीक है जी। सो देखो एक बार चेक करो बेटा, चेक करो। अब आजा तुम मेरे तरीके में। सर बताओ, अब आप बताओ कि इवन वाला केस कैसे करना है। इवन केस एंड लास्ट केस, तेरा मेथड ऑफ मूविंग एवरेज इसके साथ समाप्त। समझ लो भाई, रिवीजन चल रहा है। मान लो बेटा ये एंट्रीज है, ईयर्स में नहीं लिख रहा, ठीक है, 4 4 का कर रहा हूं, 4 वाला केस कर रहा हूं। क्या करेंगे, अच्छा मैं ना वो स्पेसिस छोड़ दूं, अच्छा भाई फिर तुम कहोगे ये लो ऐसे कर ले, या इसको ऐसे कर ले, ठीक है।
तो ऐसे कर ले हो जाएगा क्या? ले, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हम वही करेंगे जो हमें आता है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में एवरेज की बात हो रही है, 4 वाला बोला है उसने केस। 4 वाले में हम 4 चीजें उठाएंगे, उनका सम करेंगे और चारों के सेंटर में लिख देंगे। अगर ये 3 होते तो 2 इन 3 का सेंटर होता, लेकिन 4 हैं तो सेंटर ना 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि ये वाली रो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4। क्या आ जाएगा बेटा, जोड़ लो, 3 3 6 और 4 10। ठीक है, ये हो गया। अब तुझे इसको इग्नोर करना है, अब तुझे उठाने हैं बाकी के 4, ये वाले। तो कहां पे लिखेगा, इन दोनों के बीच में। देख इस 4 का सेंटर क्या होगा, या तो 3 या 4, तो हमने उसके बीच का एक रो उठा लिया और यहां लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 + 3 + 4 + 5। तो ये समझ आया क्या, प्रोसेस सेम है, लेकिन इवन के केस में सेंटर ना बिल्कुल नंबर के आगे नहीं आता, तो 2 नंबर्स के बीच में मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाई ताकि मैं ये क्लियरली लिख पाऊं। ठीक है, जोड़ ले, 3 2 5, 5 10 और 4 14। कैलकुलेशन गलत हो जाए तो देख लियो भाई, समझाने पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 ईयर मूविंग टोटल। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालूं, 4 ईयर मूविंग एवरेज कैसे निकालूं बेटा, अभी 4 ईयर मूविंग एवरेज ढंग से निकलेगा नहीं। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, पहले आपको इसका बेसिकली आपको क्या करना है, 4 उठाए हैं तो अब 4 से डिवाइड करना है। तो 10/4 14/4। समझ में आ गया। हमारा ना इवन वाले केस में क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, इसके बाद ना इवन वाले केस में आपको क्या करना होता है, आपको इसके बाद सेंटर्ड टोटल निकालना होता है और सेंटर्ड एवरेज निकालना होता है। सेंटर्ड टोटल, सेंटर्ड एवरेज कैसे निकलता है बेटा, सेंटर्ड टोटल जो भी एंट्रीज आई हैं उसका सम कर, दिस प्लस दिस और उसके सेंटर में लिख देगा। अब तो सिंगल एंट्री है तो यहां आ जाएगा, तो 10 + 14/4, तो क्या हो गया 24/4 विच इज 6 आ गया बेटा। अब क्योंकि तूने 2 एंट्रीज उठाई, अच्छा देख कुछ भी केस हो, 4 ईयर हो 6 ईयर हो, बाद में 2 ही उठानी है, 2 के एवरेज लेने हैं। तो ये 6 आ गया, लेकिन तूने अभी सम करा है, लेकिन एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 6/2 = 3। तो अगर ज्यादा एंट्रीज होती तो ये और खिंच जाता, मेरे में एंट्रीज लिमिटेड थी तो देख सिंगल एंट्री तेरा आया। तो इवन के केस में ये स्टेप एक्स्ट्रा हो जाते हैं, सेंटर टोटल और सेंटर एवरेज के। यहां तक तो सेम कहानी है। 2 नई चीजें यहां पे तुझे नोट करनी है, पहला क्या, स्पेसेस की बात, स्पेसेस छोड़नी है, ठीक है। और दूसरी बात तुझे क्या समझनी है कि बाद में सेंटर्ड एवरेज निकालना है। सेंटर्ड एवरेज का मतलब 2 के पेयर बना के निकालना है। आई होप बेटा तेरे को क्लियर हुआ है पूरा प्रोसेस। एक बार क्वेश्चन देख लें क्या, जो पेपर में पूछा जाएगा विद एग्जैक्टली डेटा, वो देख लें क्या, ध्यान से समझना बेटा। लो समझो, कंप्यूट द ट्रेंड्स बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज अज्यूमिंग दैट 4 ईयर साइकिल इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सीरीज। इसी तरह से तुझे सीरीज दे देगा, तो उसमें देख हमने क्या करा, कुछ भी नहीं करा बेटा, हमने वही उसी तरह से ईयर्स लिख के, उसी तरह से इंडेक्स नंबर लिख के 4 नंबर उठाए और इस बार सेंटर वाला क्योंकि 2 नंबर है तो उनके बीच में जाके उनका सम लिख दिया। ऐसे ही करते करते आगे भी फिर इसको इग्नोर करा और आगे के 4 उठाए, इन दोनों के बीच में लिख दिया, फिर आगे के 4 उठाए, इन दोनों के बीच में लिख दिया, फिर आगे के 4 उठाए और इन दोनों के बीच में लिख दिया। ऐसे ही करते करते नीचे तक बना दिया बेटा मैंने, ठीक है। क्योंकि मैंने 4 उठाए, उसके बाद 4 ईयर मूविंग एवरेज के लिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया कोरस्पॉन्डिंगली, वहां पे तुझे करके दिखाया मैंने। यहां तक का प्रोसेस तो वही हो गया जो ऑड वाला था, एक्सेप्ट स्पेस छोड़ने के। लेकिन मैं बोल रहा हूं तुझे, मैं तुझे बोल रहा हूं यहां तक प्रोसेस बेटा वही हो गया, ठीक है, इधर इधर का वही हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इवन वाले के केस में तुझे एक चीज का और ध्यान रखना है, सेंटर्ड टोटल निकालना है। यानी कि अब जो 2 के ग्रुप्स बनाइयो और उनके सेंटर में लिखता जाइयो, जो जो एंट्रीज आई 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का ग्रुप बना सेंटर में लिख, 2 का बना सेंटर में लिख, 2 का बना सेंटर में लिख, 2 के एडिशन करो और लास्ट में जो एंट्रीज आई वो 2 से डिवाइड करता चला जा। जो ये फाइनल वैल्यूज आएंगी ये तुझे ट्रेंड देंगी इवन वाले केस में। वेरी सिंपल।
बहुत आसान, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल। तो बेटा इस तरह से तुझे ये इवन वाला केस मैनेज करना होता है। यही दो तरह के सवाल बन सकते हैं। अगर तुझे दोनों प्रोसीजर समझ आए हुए हैं तो कुछ भी नंबर्स दे, तुझे बस ये बना के आना होगा, तुझे मार्क्स मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो तेरे को प्लॉट करने को बोल देगा कि भाई ट्रेंड लाइन भी बनाओ या इस तरह से प्लॉट करो, तो तू प्लॉट कर दियो, तो कोरस्पॉन्डिंग ईयर्स के बराबर ये सब चीजें प्लॉट कर दियो। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल है। मान ले वो तुझे प्लॉट करने के लिए बोल दे, तो तुझे प्लॉट करने में क्या दिक्कत है बेटा? तेरे पास कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ गई हैं तो तू प्लॉट कर दे। तो ऐसे ले प्लॉट कर दिया 1980, 81, 82, तू पूरा पूरा लिखना है ना, 83 ऐसे ऐसे करके 89 तक लिखना, और जिसके कोरस्पॉन्डिंग जो है 82 के कोरस्पॉन्डिंग जो है वो प्लॉट करता जाइए ऐसे 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 जो भी है। ठीक है, जो भी आए वो प्लॉट कर दियो और डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दियो अगर ट्रेंड लाइन की बात करें। ठीक है, अगर प्लॉट करने को आए तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप तुझे मेरा प्रोसेस बेटा क्लियर हो गया, दोनों ही चीजें क्लियर हो गई। क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर वो क्लियर हो गया, ट्रेंड निकालना चाहते हैं वो क्लियर हो गया, एवरेजेस लेके ज्यादा उलझे हुए डेटा को कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं वो क्लियर हो गया। चलो जी, मेरा आधा काम समाप्त हो गया, 50% चैप्टर तेरा खत्म। अगले मेथड पे आते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ये क्या टेक्निक है? मैंने बोला था यहां पर हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे। Method of least squares is a technique for finding the equation which best fits a given set of observations. Equation of line निकाल रहे हैं। तूने 11th में straight lines पढ़ा है ना, y बराबर mx plus c where m is slope, c is intercept। बस वही समझ ले कि straight line की equation निकालेंगे यहाँ पर इस मेथड से। इस टेक्निक में sum of squares of deviations लेते हैं हम लोग, actual और computed values का लीस्ट और एलिमिनेट करते हैं पर्सनल बायस। तू मेरी बात समझ, देख इस फिगर को देख, एक फिगर को देख, ये तेरा डेटा था, देख नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, येलो वाला देखियो, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये देख ऊपर कितनी गया, ये क्या है? अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट और क्लियर कर, तो ट्रेंड लाइन से जाता 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 एकदम आसमान चढ़ गया, ये इररेगुलर कंपोनेंट है बेटा टाइम सीरीज का जो तुझे पढ़ाया था। ठीक है, और ये देख ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तेरे को वो भी दिख रहा है, ओसिलेशन, साइक्लिकल। तो सारे कंपोनेंट्स तुझे थोड़े थोड़े दिखेंगे, और ओवरऑल ये क्या है देख, ओवरऑल ये क्या है? सेकुलर ट्रेंड दिखा रहा है। चल वापिस आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तेरे को थोड़ा रिवाइज करा दिया। देख डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या है, एक एवरेज लाइन क्रिएट कर दी। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स में मैं ये जो रेड कलर की लाइन है ना, इसकी इक्वेशन निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। और एक बार इस लाइन की इक्वेशन आ गई तो आगे भी जहां तक ये लाइन जा रही है मैं फ्यूचर प्रिडिक्शन भी एवरेज बेसिस पे कर पाऊंगा। वही मकसद है बेटा, फोरकास्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर तुझे दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो एमसीक्यू में बन सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स द बेस्ट फिटिंग इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड by minimizing the sum of squares of differences which led us to following condition। एक तो डेविएशंस जो हैं सिग्मा y माइनस वाई आई, तूने मीन डेविएशन पढ़ा होगा अगर 11th में, तो सिग्मा x माइनस एक्स आई क्या होता था? 0। जबकि अगर उसके स्क्वायर्स ले लो तो वो फिर एक वैल्यू निकल के आती थी, याद है? सेंटर वाले को एज्यूम किया, फिर -1, -2, -3, नीचे 1, 2, 3 सम करते थे, 0 आता था। याद आ रहा है? ये वही चीज है, बस यहाँ y लिखा हुआ है। तो सम ऑफ डेविएशन 0 होने चाहिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स को एप्लीकेबल होने के लिए, और जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन है, सॉरी सम ऑफ डेविएशन 0 होने चाहिए और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन लीस्ट होने चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये दो कंडीशंस पे बेटा हम लोग खेलेंगे, तो इसको रटना नहीं है। तू मेरे साथ आजा प्लेन पेपर पे, मैं तुझे डिराइव करके दिखाता हूं। आजा भाई, एक मेथड खत्म हो चुका है, दूसरे मेथड को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। उसमें हमने अभी तक क्या समझा? हमने ये समझा कि ट्रेंड लाइन इक्वेशन में इंटरेस्ट है। ट्रेंड लाइन इक्वेशन मिल गई तो आगे की वैल्यूज भी फोरकास्ट कर पाऊंगा, बिकॉज इक्वेशन तो जहां तक जाएगी, मान लो यहां तक का डेटा है, एक बार इसकी इक्वेशन मिल जाए फिर यहां का भी निकालना होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू डालूंगा और एवरेज वाई वैल्यू निकाल लूंगा। तो इक्वेशन मिल गई तो भाई पूरा ट्रेंड मिल गया। ठीक है जी, यहां तक हम लोग साथ साथ हैं। उसके बाद मैंने बोला कि दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इस मेथड के हिसाब से। सबसे पहला, जो डेविएशंस का सम है y माइनस वाई आई वो 0 होना चाहिए, और जो डेविएशंस का स्क्वायर्स है वो लीस्ट होना चाहिए। चलो जी, ये भी मुझे समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है सर, ये भी समझ में आ गया। अब एक बार आजा उन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं जो यूज करने हैं। हम लोग ना लेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड लाइन है बेटा, वो बता y बराबर
a प्लस बी एक्स है, ये मैंने लेट करा। अब मुझे एक बात बताओ सभी बच्चे, अगर मुझे a की वैल्यू पता चल जाए किसी तरह, b की वैल्यू पता चल जाए, यही तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स टाइप्स हैं, तो क्या पूरी इक्वेशन आ गई? तो बस इस मेथड का यही मकसद है। इस मेथड से हम a और b की वैल्यू निकालना चाहते हैं, जिससे हम इक्वेशंस को डिराइव कर पाए, और एक बार इक्वेशन आ गई तो पूरा ट्रेंड हाथ लग गया। कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ है ना तू, तो समझ आ गया होगा, ठीक है। चल अब ध्यान से देख, अगर y बराबर a प्लस बी एक्स है, या फिर मैं कैपिटल्स में लिख देता हूं तेरे लिए, कैपिटल Y बराबर a प्लस बी कैपिटल एक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोनों तरफ मैं क्या ले रहा हूं, समेशन ले रहा हूं, तो समेशन y देख क्या होगा, समेशन y क्या होगा, समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। समेशन से ना कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं बेटा, तो समेशन y क्या हो जाएगा, सॉरी इसको भी कैपिटल कर ले, तो कैपिटल ही लिख रहे हैं। समेशन y क्या हो जाएगा, a बाहर आ गया, समेशन वन प्लस b कांस्टेंट बाहर, समेशन x, ठीक है। तो समेशन y तेरा क्या हो जाएगा, a समेशन ऑफ ऑल द एंट्रीज, तो मैं n लिख सकता हूं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्लस b समेशन x। तो पहली तो बेटा ये इक्वेशन याद रखनी है, याद क्या रखनी है, बहुत सरल है, समेशन लगा और मेरी तरह निकाल ले, ठीक है। समझ आया क्या, समझ आया क्या तेरे को, ठीक है। अगली बात, हम इस इक्वेशन पे वापस आते हैं, समेशन y बराबर समेशन a प्लस समेशन बी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेफ्ट और राइट बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, चल जा, चलो बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं समेशन x के साथ, बोथ साइड, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई बराबर समेशन ए एक्स प्लस समेशन बी एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहां से मेरे को क्या समझा, समेशन एक्स वाई की वैल्यू क्या आई, a बाहर आ जाएगा बीइंग कांस्टेंट, समेशन x प्लस b बाहर समेशन x स्क्वायर, ये मेरी दूसरी इक्वेशन आई। तो एक बार इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं बेटा। पहली इक्वेशन क्या आई, पहली इक्वेशन आई समेशन y बराबर एन ए प्लस बी समेशन x, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आई बेटा, ये लिखी हुई है, ले चलिए दो इक्वेशंस आई। अब इफ समेशन x इज 0, अगर समेशन x 0 है तो ये तेरा 99% केसेस में तुझे मिलेगा, ठीक है। और सवाल 99% केसेस में समेशन x तेरे को 0 मिलेगा, डेटा में दिखा दूंगा। अगर समेशन x 0 है तो यहां पे चेक करो पहले इस वाली इक्वेशन में, तो समेशन y किसके बराबर हो जाएगा, an प्लस 0, राइट। तो मेरा a किसके बराबर हो जाएगा बेटा, समेशन y अपॉन n के, सही बात है, समेशन y अपॉन n के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर समेशन x है 0 के बराबर, अगर समेशन x, तो एक तो ये समझ आ गया ना, एक फॉर्मूला निकल आया a की वैल्यू का, बेटा ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये फॉर्मूले तब एप्लीकेबल हो रहे हैं जब समेशन x 0 है, नहीं तो ये दो इक्वेशन आपको बनानी है, ये दो इक्वेशन आपका बेस है, इन दो पर ही आपको चलना है। अगर समेशन x 0 है तो ये फॉर्मूले लगेंगे, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, बिना समेशन x 0 के भी ये फॉर्मूले लगाते हैं, सवाल गलत हो जाता है। चल फिलहाल चल काम की बात पे आते हैं, इसमें समेशन x 0 कर दिया, यहां भी कर दूं, तो समेशन एक्स वाई बराबर a इंटू 0 0 हो जाएगा, b समेशन x स्क्वायर। तो b की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन x स्क्वायर, ले भाई। तो a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, समेशन x स्क्वायर ये सब हमारे डेटा से आ जाएगा। a और b की वैल्यू पता चल गई, तो जो तेरी इक्वेशन थी y बराबर a प्लस बी एक्स, b की वैल्यू यहां से डाल, a की वैल्यू यहां से डाल, इक्वेशन आ गई, तो बस फिर सब आ गया हाथ में, ट्रेंड की इक्वेशन आ गई तो काम खत्म। इतना ही था बेटा, सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। समझ में आया क्या, बहुत सरल, मैंने तेरे को पूरा ड्राइव करके दिखा दिए फॉर्मूले आते कैसे हैं। अब जो बच्चे रटना चाहते हैं वो रट लो, जो समझना चाहते थे उन्हें समझ आ गया होगा कैसे आए ये फॉर्मूले।
डायरेक्टली भी मैं लिख के लाया हूँ तेरे लिए, ये देख, समेशन y बराबर na प्लस बी समेशन x। ये रटना चाहो तो तुम फिर रट लो, तुम्हारी इच्छा है भाई। ठीक है, हम सीधा सवाल पर बढ़ेंगे बेटा, हम सीधा सवाल पे बढ़ेंगे। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो कैसे निकलेगा सवाल, कैसे आएगा। ओड वाला केस पढ़ रहे हैं इसमें। ओड का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज से है, वहां तो जैसे कौन सा मूविंग एवरेज ओड है या इवन है वहां से था ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज से मतलब है। नंबर ऑफ एंट्रीज ओड n बराबर 7, पहले ही दिख गया ना मुझे। तो ऑड वाले केस में कैसे करना है, इवन वाले केस में कैसे करना है, थोड़ा सा फर्क आता है, ध्यान से समझ ले। ओड वाले केस में कैसे करेंगे, एंट्रीज 7 है, वो लिखा पहला ईयर, x हो गया, ईयर यहाँ पर जो होता है वो x होता है, इंडेक्स नंबर उसके कॉरस्पॉन्डिंग y हो गया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेविएशंस निकाल रहे हैं बेटा। सबसे पहले कैपिटल X मेरा क्या है, x माइनस एक्स आई, ठीक है, x माइनस एक्स आई। तो ऑड वाले केस में जो सेंटर पॉइंट है मेरा x, जो कि है 3 ऊपर 3 नीचे, ये वाला सेंटर पॉइंट है। एक सेकेंड जरा शुरू कर ले हम लोग अपने मार्कर को, कहाँ गया भाई, तो यार ये खो जाते हैं बच्चों, टेक्निकल चीजों की ना बड़ी समस्या है। चलो देखो, n 7 है बच्चों, n 7 है, तो सेंटर वाला हम लोग अगर एज्यूम कर ले, एज्यूम्ड मीन मेथड सुना हो, 11वीं कक्षा थोड़ी बहुत पढ़ी हो नालायकों ने, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि सेंटर वाले को मैंने अगर लेट कर लिया और डेविएशन निकालने हैं, तो दिस माइनस दिस -1, दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस -3, ऐसे ये 1, ये 2, 2019 माइनस 2017 और ये 3, क्या है वही डेविएशंस लिखे हुए हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, है ना। एज्यूम कर लिया 2017 को सेंटर पॉइंट। ऑड वाले केस में सेंटर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि ऑड के केस में 3 ऊपर होते हैं 3 नीचे, अभी मूविंग एवरेज वाले मेथड में देखा। ठीक है भाई, एक बार डेविएशंस आ गए, डेविएशंस मेरा क्या है, कैपिटल एक्स, उन फॉर्मूलाज के हिसाब से जो अभी सिखाए, इनका टोटल कर, -3, -2, -1, -6, जीरो का कुछ नहीं, +1, +2, +3, +6, -6, +6, सिग्मा एक्स आ गया 0। जीरो आने का मतलब बेटा वो फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, कौन सा, ए और बी वाले, ए बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन, बी बराबर सिग्मा, जो समझ गया ना, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाला, वो वाला। ठीक है भाई, ठीक है, सिग्मा एक्स यहाँ पे 0 आ गया। अगर ये 0 ना आए तो तुझे वो जो दो इक्वेशंस दिखाई ना मैंने अभी इसके ऊपर सिग्मा लगा लगा के, जहां से हमने x को 0 रखा था, वो दोनों इक्वेशन यूज कर, 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना, a और b की वैल्यू निकाल। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो एक चीज है, वो केस आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जो वो दो इक्वेशन मैंने तेरे को बना के दिखाई ना, वहां जहां पे डेल्टा सिग्मा एक्स 0 रखा था, वहां 0 रखे बिना वैल्यूज पुट करियो, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वाई और सिग्मा वाई की, ए और बी में दो इक्वेशन मिलेगी, फिर उसे सॉल्व कर और ए और बी की वैल्यू निकाल। मकसद हमारा ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है भाई, तो ये आ गया, x पता है तो x स्क्वायर तुम्हारे लिए क्या है, इसका स्क्वायर आगे लिख, इसका स्क्वायर आगे लिख, इसका स्क्वायर आगे लिख, लिखता चला जा। इसमें क्या है बच्चे, कुछ भी नहीं है, तो 3 का स्क्वायर 9, ये कर ले, उसका सम निकाल ले, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स वाई, वाई तेरा इंडेक्स नंबर था, ये एक्स तूने निकाला, इन दोनों को गुना कर लिख दे, ये भी क्या मजदूरी है भाई, कैलकुलेशन है। एक्स वाई निकाल ले, एक्स वाई निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर करके, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, जो जो आए उसका सम नीचे लिख दे, सिग्मा एक्स वाई आ गया। ये तुझे बनाना है। अब मुझे एक बात बता, सिग्मा वाई तुझे पता चल गया, इसका सम एन तुझे पता चल गया, सिग्मा एक्स पता चल गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर पता चल गया, सिग्मा एक्स वाई पता चल गया। क्या हमने अभी पढ़ा था बच्चों, क्या हमने अभी पढ़ा था, तुझे वापस भी दिखा देता हूँ, क्या हमने अभी पढ़ा था, इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, जो लिखा है मैंने, तेरे को समझ आ गया ना कैसे बनी है टेबल, तो ये हटा दिया ले। क्या हमने अभी पढ़ा था, अगर डेल्टा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स अगर 0 हो, अगर सिग्मा एक्स 0 हो, तो वो 0 रख के मैं तेरे को ये समझाना चाह रहा था बेटा कि इन दो इक्वेशंस पे बना रही हो तू, इनको याद रख। अगर सिग्मा एक्स 0 ना आया तो ये वैल्यू पुट करेगा, ये पुट करेगा, ये पुट करेगा, ए और बी में इक्वेशन आएगी, यहां पर ये पुट करनी पड़ेगी, ये पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू रखेगा जो वहां 7 है, ए और बी में दो इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से, a + 4b बराबर समथिंग 2a - b बराबर जो भी होगा, इन दो को तू सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेगा, और फिर y बराबर a + bx में वो वैल्यू रखेगा, तो तेरी ट्रेंड लाइन आएगी। अगर डेल्टा x 0 के बराबर नहीं है, अगर इफ, ये एक्सेप्शन केस है, 1% फंस सकता है, कंपार्टमेंट में एक बार पूछा गया था अप्लाइड मैथ्स में, पता होना चाहिए, मैं करा नहीं रहा हूं, बस समझा रहा हूं, अगर फंस गया तो कर लियो, 99% इसी की संभावना है। ठीक है, वापिस आता हूं,
वापिस आता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेगा क्या, डेल्टा वाई अपॉन एन, डेल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, सिग्मा वाई अपॉन एन। बी की वैल्यू निकाल लेगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। सब तूने कैलकुलेट कर लिया है, सब तूने कैलकुलेट कर लिया है। ए और बी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, सिग्मा वाई एन, सिग्मा एक्स वाई एक्स स्क्वायर, ये देख सब तूने कैलकुलेट कर लिया, एन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई सब तेरे पास है। ए और बी की वैल्यू निकाल। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां लिख दूं क्या, कहां लिखूं बता, यहां लिख दूं फिलहाल। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा वाई क्या है यहां से देख ले, 1065 1065 अपॉन एन क्या है 7। तो ए की वैल्यू यहां से पता क्या आ रही है इसको सॉल्व करके, 152.1, ठीक है ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां लिख दो फिलहाल, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, उस फॉर्मूला से जो अभी दिखाया तुझे। तो एक्स वाई क्या है 465 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है 28, इसकी वैल्यू पता क्या आ रही है सॉल्व करके 16.6। ए और बी की वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन क्या थी बताई थी तुझे मैंने, ए और बी की वैल्यू अगर तूने निकाल दी, ए की वैल्यू आ रही है 152.1, बी की वैल्यू आ रही है 16.6, तो इक्वेशन क्या बताई थी, y बराबर a प्लस बी एक्स, तो y बराबर 152.1 प्लस 16.6 टाइम्स ऑफ x, जहां पे x क्या है तेरे डेविएशंस और y क्या है तेरा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मतलब बोले तो ये, और डेविएशंस तूने निकाले थे ये रे। तो बस देख ट्रेंड लाइन बनाने के लिए वही किया है, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए वही किया है, ए और बी की वैल्यू निकाली और रख दी। वाई टी बराबर, वाई टी तो बराबर आए हुई ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स, एक्स यहां से उठा रहे हैं डेविएशंस, -3 -2 -1 0 1 2, ये आ गया तेरा बेटा ट्रेंड। ट्रेंड की वैल्यूज आ गई, चाहे तू इसे पुट कर ले तो भी एक लाइन आएगी, नहीं तो ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन में तू कुछ भी फ्यूचर वैल्यू डाल डेविएशंस की और तेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, बहुत सिंपल, बस कैलकुलेशंस थोड़ा सा समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट पकड़ा गया तो कुछ भी नहीं है इसमें, ये डरावना लगता है नहीं ये। अच्छा बाय द वे तुझे बना के आना पड़ेगा पेपर में, है ना। चल लास्ट केस पे बढ़े, लास्ट सवाल आज का और इस चैप्टर का बोलता है अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, अगर इवन एंट्रीज हो तो क्या करोगे, बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फॉर द सेल्स ऑफ एन आइटम इन अ डिस्ट्रिक्ट बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, खुद बे खुद लिख दिया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स लगाना है, ठीक है सर आप कह रहे हैं तो वही लगा देंगे। मूविंग एवरेज कहता तो 3 या 4 बताता, फिर 4 3 दिन के जोड़े बना के वो कर देते, हमें तो सब आता है, तो जो बोलेगा हम कर देंगे, तो बस बोल। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाना है बेटा। सबसे पहले बोलता है टेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, टेबुलेट का मतलब टेबल बना, टेबल बनाने का मतलब ईयर लिखेगा, ईयर लिखेगा बेटा, ईयर को लिखेंगे, ईयर लिख लेंगे पहले, फिर उसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स क्या होगा डेविएशन। अब यहाँ पे देख प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पे ना एंट्री जो है वो इवन है, इवन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां तो हमने एज्यूम जब करा था मीन को तो वो क्या कर लिया था, ठीक है सेंटर पॉइंट क्या उठा लिया था, 4 नीचे 4 ऊपर सेंटर वाला ले लो, या 3 नीचे 3 ऊपर सेंटर वाला ले लो। अब 4 ये और 4 ये, अब मैं सेंटर पॉइंट क्या लूं, तो मैंने पता क्या बोला बेटा, इसमें ऊपर के 4 का आखिरी और नीचे के 4 का पहला, इसका एवरेज ले ले। भाई सेंटर में एक वैल्यू है तो वही लिख दी, सेंटर में 2 वैल्यू है तो उसका एवरेज ले लिया, भाग दे दिया 2 से और वो लिख दिया। मतलब सर, मतलब बेटा ये, मतलब बेटा ये कि यहां पर एक्सआई ये है, 6 एंट्रीज हैं, 3 नीचे 3 ऊपर, तो सेंटर में 2 एंट्रीज आ रही है 1998 और 1999, अगर एक होती तो वही हो जाता, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशंस लिख देते माइनस कर करके। बट मैंने क्या बोला, मैंने कहा इन दोनों को ही सेंटर मान और इनका एवरेज ले ले, यानी कि 1998 प्लस 1999 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1998.5, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं है सवाल, उसके बाद कुछ नहीं है सवाल, उसके बाद मैं अगर तेरे को शॉर्ट में कुछ बोलूं ना बेटा, तो तू एज इट इज जैसे सिखाया वो कर दे। शॉर्ट में बोलूं तो जो तुझे सिखाया मैंने अभी ऑड वाले केस में वो पूरा कर दे, तेरे मार्क्स पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
पता क्या प्रॉब्लम आएगी? अब देख, जब एक्यूरेट नंबर था तो -1, -2, -3, +1, +2 हो जाता था। अब जब डेसिमल आ गया तो देख, ऊपर करेगा तो -0.5, -1.5, -2.5, ठीक है। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना इससे y से, उसका स्क्वायर करना, कितनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो सीबीएसई पता क्या कहता है अपने मटेरियल में? कहता है भाई एक काम कर ले, जब तूने डेविएशन निकाला इन दोनों के जब तूने सेंटर पॉइंट उठाया और अपना अजम्पशन जो था वो तूने लिखा 1998.5, तो पहला डेविएशन दिस -1998.5 बाय दिस -98.5, 1998 -1998.5 विच इज -0.05। सीबीएसई बोलता है कि ये 0.5 नहीं चाहिए, साफ करो डेटा को। तो सीबीएसई बोलता है जो तेरा वो 0.5 डेविएशन आ रहा है ना स्मॉलेस्ट, उससे डिवाइड कर दे सारी एंट्रीज को। तो सीबीएसई ने देख यही करा, xi माइनस 1998.5 डिवाइड कर दिया 0.5 से। हमेशा 0.5 से नहीं करना, जो सबसे छोटा डेविएशन आ रहा है ना उससे डिवाइड कर दे, ताकि डेटा साफ हो जाए। अब देख वो सिंगल नंबर में आ गया, -1, -3, -5, +1, +3, +5। अब मेरा जीवन साफ सुथरा। बस इतना ही समझाना था, बस साफ सुथरा डेटा कर ले। अगर तुझे लग रहा है नहीं मुझे ये सब नहीं करना, मैं कह रहा हूं बिंदास इन दोनों के एवरेज को लेके तुझे जो प्रोसेस सिखाया ओल्ड वाला सेम टू सेम कर, नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन 2-4 सवाल तेरे छूट जाएंगे, सवाल में जो उड़ जाएंगे, तेरे पे टाइम नहीं बचेगा इतनी कैलकुलेशन करने। तो ऐसे इस वजह से ये 0.5 से डिवाइड किया हमने। बस उसके बाद तो बेटा एक्स स्क्वायर निकाला, एक्स के बाद एक्स वाई निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, उनके सम लिखे, फॉर्मूला वाले सब स्थिति बनाई, डेल्टा एक्स यहाँ पे भी 0 है, ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ए क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन एन। डेल्टा वाई क्या है? ये 35.6/6। डेल्टा वाई आ गया 5.9, और आपका जो बेसिकली ए आ गया 5.9, और बी क्या होता है? डेल्टा एक्स वाई अपॉन, सॉरी डेल्टा बोल रहा हूँ, ये सब समेशन है बेटा, सॉरी सॉरी। सो समेशन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर जो तू लाइन पे जा, रटने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे। तो वो निकाल तो बी आ जाएगा तेरा, ठीक है। ए और बी आ गया तो लाइन की इक्वेशन आ गई, उसे पुट कर, कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशंस उठा तो तेरे डेविएशंस आ गए। सिंपल। इसमें क्या है? बहुत सिंपल। अगर नहीं समझ आया तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मेरे शब्दों को अगर ध्यान से इंटरप्रेट कर लेगा तो तेरा काम हो जाएगा, तो तेरा काम हो जाएगा बेटा। तो इसका मतलब टेंड वैल्यू बनाओ, बना दी टेबल, टेबुलेट करके, फाइंड द बेस्ट फिट फॉर अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, निकाल ले बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। बेस्ट फिट लाइन पूछ रहा है तो लाइन तो निकाल दे, y और x की वैल्यूज पुट मत कर, तो y बराबर a, y बराबर a प्लस b की वैल्यू ले भाई, बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन हो गई। तीसरा सवाल, कंप्यूट एक्सपेक्टेड सेल फॉर ट्रेंड फॉर ईयर 2002। ये बढ़िया चीज है, देख फ्यूचर प्रिडिक्शन बोला था ना तेरे को कि वो फ्यूचर प्रिडिक्शन में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। देख उन्होंने सवाल भी बना दिया। डेटा तो है नहीं 2002 का, 2001 पे खत्म है, तो कैसे निकालूं? मेरे पास ट्रेंड लाइन है बेटा। एक बार ट्रेंड लाइन पता चल गई तो फिर आगे की प्रिडिक्शन भी इस लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हो जाएगी। यानी कि अगर 2002 का डेटा निकालना है और लाइन की इक्वेशन पता है, तो 2002 भी इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा। मान ले ये ग्राफ है इस डेटा का, ठीक है, इस डेटा का ग्राफ ये है, मैंने ये अप्रोक्सीमेट लाइन बनाई और उसकी इक्वेशन ये निकाल ली, तो ये 2001 तक है। अब मान ले 2002 की कैलकुलेशन करनी है, तो 2002 भी इसी पे ही लाइन पे ही लाया करेगा। तो अगर कैपिटल एक्स विद रेस्पेक्ट टू 2002 मुझे पता हो, तो क्या मैं y निकाल दूंगा या फिर क्या मैं सेल निकाल दूंगा जो मैंने y लेट करा है, जो मेरा इंडेक्स नंबर है। समझ गया फंडा? बस वही करेंगे अब यहाँ पे। अब वही यहाँ पे करेंगे, जगह बनानी है बस हमें। कहाँ लिखूं बेटा? इस ग्राफ को हटा दूं क्या? तुझे समझ आ गया ना? ये बात मेरी रिकॉर्डिंग है तो दोबारा देख लियो, मैं एक बार इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू 2002। डिस्क्लेमर, बच्चे एक गलती और करते हैं, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2002 रख देते हैं। क्यों बेटा? एक्स की वैल्यू 2002 नहीं रखोगे थर्ड पार्ट के लिए, कैपिटल एक्स है बेटा, ये तेरे डेविएशंस हैं। ये देख, जो तूने लेट करा था वो रखोगे आप। तो
y की वैल्यू कैसे निकालोगे? 5.9 a प्लस 0.13 b, x कैपिटल x की वैल्यू क्या है? xi माइनस 1998.5 अपॉन 5, तो 2002 माइनस 1998.5 अपॉन 0.5। इसको सॉल्व करके जो y की वैल्यू आएगी वो तेरी सेल्स ट्रेंड फॉर 2002 आएगी। क्या ये तेरा एब्सोल्यूट सेल्स नंबर है? नहीं सर, ये मेरा ट्रेंड है, ये एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेंड है, ये मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स ट्रेंड है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है। देखा, पुराने डेटा से नए का प्रेडिक्शन कर लिया। क्या जादू आ गया यार तुम्हारे हाथ में। तो लाइफ में तुम लोग स्टार्टअप करोगे, कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, डेटा है तो खेल लोगे उससे। उसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है बेटा। सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़ियो जीवन में, ठीक है? जीवन में काम में ला चीजों को जितना ला सकता है। अप्लाइड मैथ है, अप्लाई होनी चाहिए। अगर इसे भी रट लिया तो फिर कौन सी मैथ अप्लाई होगी जीवन में मेरे भाई, समझ रहे हो? तो इसी के साथ हमारा सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। एक केस अगर मैंने आपको लिखा नहीं है यहाँ पे, अगर डेल्टा एक्स 0 ना आए तो फिर कुछ नहीं करना, ये टेबल एज इट इज बनेगी और इन वैल्यूज को n डेल्टा y, सॉरी n समीशन y समीशन x समीशन x स्क्वायर समीशन x y, मैं बार बार डेल्टा बोल रहा हूँ बेटा, डेल्टा जितनी बार मैंने यहाँ बोला है वो सब समीशन है, ठीक है? सॉरी, चलो, तो वो सब वैल्यूज तुझे यहाँ पुट करनी होगी। समीशन y समीशन x समीशन x y समीशन x समीशन x स्क्वायर। a और b में दो इक्वेशन आएगी, सेकंड और थर्ड, उन्हें सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेगा तो ट्रेंड लाइन आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट टाइम बेस्ड डेटा बेटा। यही था इस पूरे चैप्टर में। आई होप तुझे मजा आया पढ़ के, एंड आई होप तेरे को मैं समझा पाया इस चैप्टर को पढ़ने का महत्व। नंबर तो तू ले ही आएगा, बट हाँ, तेरे को फील कराने का प्रयास करा है। मुझे लगता है तुझे फील हुआ होगा। अगर मजा आया हो यार मेरी एक्सप्लेनेशन में, तो जरूर मेरे लिए कमेंट में लिखना यार कैसा लगा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटे चैप्टर उठाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वाली वीडियो में समाप्त कर देंगे। चलो फिर, तब तक बाय रहेगा। 3 यूनिट रह गई, कल 1 यूनिट समाप्त कर दूंगा, 2 यूनिट तुम्हारी सिर्फ रह जाएगी। तुम्हारा सिलेबस लगभग समाप्त, फाइनेंशियल मैथ और पहला चैप्टर, 2 ये यूनिट रह गई, बाकी सब तुम्हारा कल समाप्त कर देंगे हम लोग। चलो भाई, कल मिलते हैं फिर और ज्यादा चीजें सीखेंगे और तुम्हारी अप्लाइड मैथ्स को समाप्त की तरफ लेकर चलेंगे। चलो भाई, बाय रहेगा सबको, गुड नाइट।